बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में हमें काफी कुछ देखने को मिला। काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट, काफी ज्यादा वायलेंस, करंट गवर्नमेंट का ओवरथ्रो होना, पीएम का देश छोड़कर भागना, आर्मी के अंडर एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना, माइनॉरिटीज पर वायलेंस होना एक्सेट्रा। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का पार्ट था और इसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन इस मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाली कम्युनिटी ने पाकिस्तान का पार्ट रहते हुए काफी डिस्क्रिमिनेशन और सप्रेशन फेस किया, जिसकी वजह से 1971 में आफ्टर अ ब्रीफ वॉर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई और फॉर्मेशन हुआ एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश का। इस वॉर के दौरान ईस्ट पाकिस्तान को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इस वॉर के बाद 1972 में बने बांग्लादेश के लीडर। बांग्लादेश को लीड करते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने काफी इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम्स बनाए। इनमें से एक सिस्टम जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था कोटा सिस्टम। इस कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग बांग्लादेश के जिन लोगों ने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको और उनकी फैमिलीज को गवर्नमेंट जॉब्स में यानी कि बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में 30% रिजर्वेशन दी जाएगी। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज निकलेंगी उनमें से 30% रिजर्व्ड होंगी 1971 के वॉर वेटरन्स और उनकी फैमिलीज के लिए, और बाकी पॉपुलेशन बची हुई 70% सीट्स के लिए ही एलिजिबल होंगी। ये कोटा सिस्टम एक तरह का सपोर्ट था और एक तरह का रिवॉर्ड था उन लोगों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाने में मदद करी थी। पहले तो ये कोटा सिस्टम ठीक चला, लेकिन टाइम के साथ इस सिस्टम का काफी क्रिटिसिज्म होने लगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि फ्रीडम फाइटर्स को तो कोटा देना बनता है, क्योंकि उन्हीं के कंट्रीब्यूशन की वजह से बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। लेकिन इन फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन को, इनके ग्रैंड चिल्ड्रन को तो कोटा देने का क्या मतलब है? इन्होंने थोड़ी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दिया बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में। सो ये कोटा सिस्टम वन टाइम होना चाहिए और ना ही हेरिडिटरी। इस क्रिटिसिज्म के अलावा रिसेंट पास्ट में एक और काफी बड़ा क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिला कोटा सिस्टम का, और ये क्या है? देखो, बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये जो अवामी लीग है इसको हेड करती है शेख हसीना, जो कि डॉटर है बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की। शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी है। शेख हसीना को पिछले कुछ सालों में एक्यूज किया गया है कोटा सिस्टम को मिसयूज करने का अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। और ये कैसे हुआ है? देखो, विद टाइम जैसे जैसे बांग्लादेश की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे वो पॉपुलेशन का पार्ट जो कोटा सिस्टम के लिए एलिजिबल है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। सो अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन रिजर्व्ड सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है और एक बहुत छोटा सेक्शन अच्छे खासे 30% रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। इसकी वजह से कोटा सिस्टम के अंडर जो सीट्स हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कोटा सिस्टम को देखते हुए शेख हसीना ने पीएम रहते हुए अपनी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिलीज को इस कोटा सिस्टम के अंडर इंक्लूड कर दिया। ये ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने या फिर जिनके एंसेस्टर्स ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। सो ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना ने एक बहुत ही अनफेयर मैनर में इस कोटा सिस्टम का फायदा पहुंचाया अपनी पार्टी के पॉलिटिशियंस को, और इससे शेख हसीना ने एक तीर से किए दो शिकार। पहला तो ये कि ये पॉलिटिशियंस शेख हसीना की तरफ लॉयल रहेंगे ताकि इन्हें कोटा सिस्टम की प्रिविलेज मिलती रहे, और दूसरा ये कि अब इन्हीं लॉयल पॉलिटिशियंस के बच्चे बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी में एंटर करेंगे थ्रू रिजर्व्ड सीट्स। सो बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी में भी शेख हसीना के लॉयलिस्ट और उनके बच्चे बैठे होंगे। सो ऐसे एक्यूजेशन लगाए जाते हैं कि ये कोटा सिस्टम का मिसयूज करके शेख हसीना ने पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों में अपने लॉयलिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि एक अच्छी पकड़ या फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे शेख हसीना का बांग्लादेश के ऊपर। अब इस कोटा सिस्टम के पॉसिबल मिसयूज की वजह से पीएम शेख हसीना को काफी क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लेकिन ये क्रिटिसिज्म और भी बढ़ गया जब बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर होने लगी, क्योंकि कमजोर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। इनफैक्ट बीबीसी के अकॉर्डिंग 18 मिलियन बांग्लादेशीज अनएम्प्लॉयड है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में व्हेन कंपेयर टू रिलेटिवली लेस एजुकेटेड पॉपुलेशन। सो इन सब के चलते
2018 में स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट देखने को मिले बांग्लादेश में, जहां स्टूडेंट्स की मेन डिमांड थी कि इस कोटा सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। ये प्रोटेस्ट काफी स्मॉल लेवल पर हुए थे व्हेन कंपेयर टू प्रोटेस्ट जो हमें अभी रिसेंटली देखने को मिले। इन्हीं एंटी कोटा स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान 2018 में ही बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी गई, जिसमें इस कोटा सिस्टम की लीगैलिटी चैलेंज की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन के बाद शेख हसीना ने ये क्लेम किया कि ये कोटा सिस्टम मेंटेन रहेगा फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ वॉर वेटरन्स, यानी कि इस सिस्टम को रिमूव करना तो दूर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। शेख हसीना चाहती थी इस कोटा सिस्टम को एज इट इज कंटिन्यू रखना, क्योंकि एक तो ये कोटा सिस्टम उनको पॉलिटिकली फायदा पहुंचा रहा था, जैसा मैंने आपको अभी बताया, और दूसरा रीजन ये कि ये कोटा सिस्टम एक तरह से उनके फादर शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी का पार्ट था, और शेख हसीना अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू रखना चाहती थी। शेख हसीना की इस स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट्स का एजिटेशन और भी बढ़ गया, लेकिन स्टूडेंट्स के बढ़ते एजिटेशन को देख शेख हसीना ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बांग्लादेश की सिविल सर्विसेज में सभी तरह के कोटास को कैंसिल कर दिया। सो दिस कोटा सिस्टम वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 2018। लेकिन 2024 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस 2018 के कोटा हटाने के डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट कोटा सिस्टम पहले की तरह ही वापस से बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में अप्लाई हो गया। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में काफी बड़े लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट हुए, और स्टूडेंट्स चाहते थे एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शेख हसीना की तरफ से टू अबॉलिश दिस कोटा, जैसे कि 2018 में हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें सप्रेस करने की कोशिश करी गई, और सप्रेस किया गया ना ही सिर्फ पुलिस के द्वारा बट ऑल्सो बाय बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि स्टूडेंट विंग है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का। इन लार्ज स्केल प्रोटेस्ट और कंसिक्वेंट सप्रेशंस से काफी डेथ्स हुई, और इस सब के दौरान बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपना वर्डिक्ट दिया कोटा सिस्टम के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोटा सिस्टम मेंटेन्ड रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो रिजर्व्ड होंगी अंडर दिस कोटा सिस्टम ये 30% से रिड्यूस होकर 7% रह जाएंगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कोटा सिस्टम को अबॉलिश नहीं किया, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस कर दी टू 7%। सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से प्रोटेस्टर्स बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि वो चाहते थे इस कोटा सिस्टम का पूरी तरह से अबॉलिशन। सो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हो गए, और प्रोटेस्टर्स ने डिसाइड किया टू मार्च टुवर्ड्स ढाका, यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए सभी प्रोटेस्टर्स पूरे देश से ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, उसकी तरफ मूव करेंगे। और इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी शेख हसीना की गवर्नमेंट को फोर्सफुली रिजाइन करवाना। इन प्रोटेस्टर्स में पहले से ही इतना एंगर था कोटा सिस्टम को लेकर और सप्रेशन को लेकर, लेकिन ये एंगर और भी बढ़ गया जब शेख हसीना ने इन प्रोटेस्टर्स को रजाकार्स का टैग दे दिया। रजाकार्स जो टर्म है वो काफी ऑफेंसिव और एंटी नेशनल मानी जाती है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में रजाकार्स उन लोगों को बोला जाता है जिन्होंने 1971 की वॉर के दौरान पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। सो प्रोटेस्टर्स अब और भी एंग्री हो गए, और प्रोटेस्ट अब और भी वायलेंट हो गए। इन प्रोटेस्टर्स को, जो कि ढाका की तरफ मार्च कर रहे थे, इनको रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट ब्लॉक किया गया, टीयर गैस छोड़ी गई, स्टूडेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, और काफी प्रोटेस्टर्स की इस ढाका मार्च के दौरान डेथ्स भी हो गई। लेकिन क्योंकि इन प्रोटेस्टर्स का नंबर बहुत ज्यादा था, इसलिए बांग्लादेश की फोर्सेस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। ढाका में एंटर होकर ये प्रोटेस्टर्स बढ़ने लगे टुवर्ड्स रेजिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, और इन प्रोटेस्टर्स के थ्रेट को देखते हुए शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन किया और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर बांग्लादेश से इंडिया आई, और इस समय इंडिया में ही है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद आर्मी ने बांग्लादेश को टेक ओवर कर लिया, और एक रेयर पब्लिक अपीयरेंस में बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकैर उस जमान ने देश को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की अनाउंसमेंट करी, और इस इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ नोटिस करने वाली ये है कि ऑल्दो शेख हसीना की गवर्नमेंट जिसके अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब रूल में नहीं है, लेकिन वायलेंस और वैंडलिज्म अभी भी चल रहा है बांग्लादेश में।
especially against minority communities. So, this was a quick explanation to what all happened in Bangladesh. Follow Siddharthan UPSC for more such UPSC related free quality content.